बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे जिसे सुनकर आप सब के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गरीब माँ की 4 बेटियाँ थी। चारों बेटियाँ शादी से पहले पेट से कैसे हो गयीं? इन बच्चों के बाप कौन थे? ये वाक़या सारे गाँव वालों को हिला कर रख दिया। कैसे एक ही घर के चारों जवान बेटियाँ हमला हुई। नाजरीन, ये दिल दहला देने वाला वाक़या एक बार जरूर सुनिए। एक बेवा औरत थी जिसके 4 खूबसूरत बेटियां थीं। इस बूढ़ी औरत के चारों बेटियां बहुत नेक थीं। एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था और बादशाह अपने दरबार में बैठा सबकी फरियादों की फरियाद सुन रहा था। इन्हीं लोगों के बीच एक बूढ़ी औरत रोते हुई आई, जिसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। बादशाह बूढ़ी औरत के चेहरे की तरफ देखकर कहने लगा कि अम्मा, आपको क्या परेशानी है? इस बूढ़ी औरत ने दरबार में चारों तरफ देखा तो खामोश हो गई। वजीर गुस्से से बोला कि ऐ अम्मा, आप बताइए, आपके परेशानी क्या है? आप इधर उधर क्या देख रही हैं? आप परेशानी बताइए ताकि हम इसका हल निकाल सकें। बूढ़ी औरत ने बादशाह से रोकर कहने लगी कि बादशाह सलामत, मेरा जो मसला है मैं वो सबके रहते हुए सबके सामने नहीं बता सकती। मैं सिर्फ आपको अकेले ही में बताऊंगी, क्योंकि मैं बेवा औरत हूँ। मेरा कोई बेटा नहीं है और मैं अपने चारों बेटियों के साथ अकेली रहती हूँ। अगर मैं अपनी परेशानी सबके सामने आपको बताती हूँ तो मुझे डर है कि मेरी बेटियों को कल कोई मसला ना हो जाए, कोई आधी रात को मेरे घर ना घुसे। इसलिए मैं आपको अपनी परेशानी अकेले में बताना चाहती हूँ। वो बादशाह काफी परेशान होकर सोचने लगा कि यहाँ इतने बड़े बड़े मसले लेकर लोग आए हैं और इन्होंने सबके सामने बताया है। आखिर इस औरत का ऐसा क्या मसला है? वो औरत सबके सामने क्यों बताना नहीं चाहती? बादशाह बोला कि आप अपनी परेशानी मुझे बताइए। ये सारे आदमी मेरे भरोसे के आदमी हैं, आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो दुखी बूढ़ी औरत रो कर बोली कि नहीं बादशाह, मैं आपको अकेले ही में वो बात बताऊंगी। तो बादशाह उठकर खड़ा होता है और कहता है कि इस औरत को मेरे कमरे में लेकर आओ ताकि ये बात मुझे अपने बता सके। वो 2 सिपाही इस बूढ़ी औरत को बादशाह के कमरे में ले जाते हैं। बूढ़ी औरत जब अंदर आती है तो बादशाह इसे कहता है कि ऐ अम्मा, अब बताइए कि आपकी क्या परेशानी है। वो बूढ़ी औरत बादशाह के कदमों में गिरकर रोने लग जाती है। बादशाह कहता है कि अम्मा, आप मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है? मेरा दिल बहता जा रहा है कि ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपने मुझे अकेले बुलाया, कि मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बादशाहियत में कोई इतनी दुखी औरत हो और मैं आपका दुख जानकर आपके दुखों पर मरहम ना रखूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मुझे अपना दुख बताइए। वो बूढ़ी औरत रो कर कहने लगी, बादशाह, मैं एक बेवा औरत हूँ। मेरे शोहर की वफात हो चुकी है। कुछ अरसा गुजर चुका है और मेरा कोई बेटा भी नहीं है। मेरी 4 बेटियां हैं। मैं लोगों के अमीर घरों में जाकर बर्तन धोती हूँ, इनके कपड़े धोती हूँ और इनके घरों में काम करती हूँ। और इन अमीर घरों से जो बचा हुआ खाना मिलता है, जो मुझे मेहनत मजदूरी के पैसे मिलते हैं, और इसी से अपना घर चलाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैंने कभी किसी से कोई शिकवा नहीं किया कि मैं ऐसी गुर्बत की जिंदगी जी रही हूँ। मेरी 4 बेटियां हैं, पर्दादार हैं। वो कभी भी घर से बाहर नहीं जाती और हमेशा अपने सरों पर दुपट्टा रखती हैं। मेरी जिंदगी ऐसी ही चल रही थी कि एक मर्तबा मेरी बड़ी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मैं अपनी बड़ी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी बेटी उम्मीद से है, तुम्हारी बेटी पेट से है। ये बात सुनकर मेरे पैरों से जमीन खिसक जाती है कि मेरी बड़ी बेटी की तो शादी
कभी भी नहीं हुई। ये हमला कैसे हो गई? मैं जब अपनी बड़ी बेटी को घर लेकर आई तो इसे मारने पीटने लगी कि बताओ किसके साथ तुमने ये मुंह काला किया है और ये बच्चा किसका है। जब मैंने अपनी बेटी को काफी मारा तो मेरी बड़ी बेटी रोने लगी और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी कि अय अम्मा, मैं नहीं जानती कि ये बच्चा किसका है। अय मेरी प्यारी अम्मी, मुझ पर यकीन करो, मैंने कभी किसी के साथ बात तक नहीं की। मैं कभी घर से अकेली बाहर नहीं गई। मैंने कभी किसी के साथ आंख नहीं मिलाई। अय मेरी अम्मी, मुझे नहीं पता कि ये बच्चा मेरे पेट में कैसे आया है। वो बूढ़ी औरत अपनी बेटी पर यकीन कर लेती है और कहती है कि बादशाह सलामत, मैंने इस बेटी को पैदा किया था। मुझे पता चल चुका था कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही और इसके कुछ दिनों बाद तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी बेटी झूठ नहीं कह रही। वो बूढ़ी औरत बादशाह को वाकया सुनाते हुए रोने लगी कि बादशाह सलामत, हमने इस बात पर सब्र कर लिया। फिर मेरी बड़ी बेटी ने 9 माह बाद एक बेटे को जन्म दिया और हमने मारे मजबूरी के इस बच्चे की परवरिश करनी शुरू कर दी। 2-3 माह बाद मेरी छोटी बेटी हमला हो गई। मैंने इसको डॉक्टर के पास लेकर जाकर दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी ये भी पेट से है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे दिल को दूसरा झटका लगा। मैं सोचने लगी कि मेरी बेटियों के साथ ये सब कौन कर रहा है। हमारे घर पर भी कोई नहीं आता है और मेरी बेटियां बाहर भी नहीं जाती हैं। मैंने अपना वाकया अल्लाह पर छोड़ दिया कि ये अल्लाह मुझे इस बात का पता चल जाए कि मेरी बेटियों के साथ ये गंदी हरकत कौन कर रहा है। मेरी दूसरी बेटी ने भी ये बच्चे को पैदा किया। इसके बाद मेरी तीसरी बेटी उम्मीद से हो गई और फिर मेरी छोटी बेटी जो 14 साल की थी वो भी पेट से हो गई। मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई। मुझे तो कुछ नहीं पता चल रहा था कि मेरे घर पर ये क्या हो रहा है। इस दुखी माँ का ये वाकया सुनकर राजा हक्का बक्का हो जाता है कि ये कैसा वाकया सुना रही हैं। बूढ़ी औरत अपनी कहानी सुनाकर बादशाह के पाँव पकड़ लेती है कि ऐ बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे पता करना है कि मेरी बेटियों के साथ ये गलत हरकत कौन कर रहा है। बादशाह सलामत, मेरी बेटियों के मुजरिम को आप पकड़े। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे जर्रा भर भी पता नहीं चला कि वो इंसान कब आता है। हमारे घर इसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बादशाह सलामत पूरी कहानी सुनकर कहने लगा, अय अम्मा, तुम अब बोल रही हो। तुम्हारी चौथी बेटी के साथ ये हरकत हुई है। तुम्हें तो तब आना चाहिए था जब तुम्हारी पहली बेटी के साथ गलत हरकत हुई थी। अगर इस वक्त ये बात बताती तो तुम्हारी बाकी 3 बेटियों के साथ ये सब कुछ नहीं होता। मगर जब तुम जैसे गरीब लोग होते हैं वो लोगों की बदनामियों से डर कर ये जहर पी लेते हैं और फिर वही जहर तुम्हारे अंदर खटकता रहता है। तुम्हें जब बात तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है फिर तुम लोग आकर बताते हो कि ये मसला हो गया है। और अम्मा, तुम भी इन लोगों में से हो जो अब आई हो। वो बूढ़ी औरत अपनी गलती तस्लीम करती है कि मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन अब मैं आ चुकी हूँ। कुछ हो गया सो हो गया, लेकिन अब मेरी बेटियों के मुजरिम का पता लगाना चाहिए कि वो कौन है। बादशाह सलामत बहुत ही नेक दिल मेहरबान थे। कहने लगे कि अय अम्मा, अब तुम घर जाओ। अब ये परेशानी तुम्हारी नहीं है, अब ये परेशानी मेरी है और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी सल्तनत में कोई औरत इतनी दुखी हो। कोई दरिंदा गरीब औरत पर जुल्म कर रहा है और मैं चैन की नींद सो रहा हूँ। मेरे बादशाह होने पर लानत है, इसलिए आप अपने घर जाइए। अब ये परेशानी मेरी है। वो बूढ़ी औरत वहाँ से खामोशी से अपने चादर लपेटते हुए वहाँ से बाहर आ गई और अपने घर चली गई। अब बादशाह सलामत वहाँ से निकलकर वापिस आकर बैठ गए और बाकी तमाम लोगों के मसाइल सुनने लगे। लेकिन बादशाह का ध्यान इसी औरत की तरफ था कि इस औरत को इंसाफ मिलना चाहिए। बादशाह लोगों के मसाइल सुनकर जब फ्री होता है तो वो अपने कमरे में वजीर को बुलाता है। वजीर जब बादशाह
बादशाह के चेहरे पर आई परेशानी देखता है तो वो पूछता है कि ऐसी कौन सी बात बता कर गई हैं वो बूढ़ी औरत जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो गए हैं। बादशाह कहने लगा कि मेरी सल्तनत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना बड़ा बड़ा गुनाह करते हैं और ये भी नहीं सोचते कि इनका गुनाह जब हमारे सामने खुल गया तो हम इसको सख्त सजा देंगे। वजीर भी परेशान होकर बोला कि बादशाह सलामत बता दीजिए कि क्या मामला है। फिर बादशाह सलामत इस वजीर को सारा वाकिया बता देता है और कहता है कि कोई दरिंदा है जो इस औरत के घर पर दीमक की तरह लग गया है और इस दरिंदे इंसान का इतना मन बढ़ चुका है कि वो इस बेवा औरत की 4 बेटियों को इस दरिंदे ने हमला कर दिया है और इस बूढ़ी औरत के 3 बेटियों को बच्चे भी पैदा हो चुके हैं और छोटी बेटी इसकी हमला है। हमें पता लगाना होगा कि इस बूढ़ी औरत के घर कौन आता है, किस वक्त आता है। इसके बाद बादशाह सलामत और वजीर सोचने लग जाते हैं कि इस बात का कैसे पता लगाया जाए। थोड़ी देर बाद वजीर कहता है कि बादशाह सलामत मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। बादशाह कहता है कि जल्दी बताओ कौन सी तरकीब है। वजीर कहता है कि बादशाह सलामत दीवारों के भी कान होते हैं इसलिए मैं आपके कान में ये बात बताऊंगा। तो वजीर बादशाह के कान में कुछ कह देता है यानी कोई तरकीब बताता है जो बादशाह सलामत को भी पसंद आ जाती है। इसके बाद वो वजीर एक बकरी लेकर इस बूढ़ी औरत के घर पर चला जाता है। रात के तकरीबन 9 बज रहे होते हैं। वजीर इस बूढ़ी औरत के घर चला जाता है। बूढ़ी औरत वजीर को देखकर कहती है कि ऐ वजीर आप इस वक्त मेरे घर पर क्या कर रहे हैं। वजीर बोला कि जो परेशानी आप बादशाह सलामत को बता कर आई हैं इस बात से बादशाह सलामत बहुत ही परेशान हैं। बूढ़ी औरत बोली कि आपके हाथ में ये जो बकरी है आप इसका क्या करोगे। वजीर बोला कि आप मुझे अपने घर के अंदर आने दीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या करना है। अंदर आकर वजीर बूढ़ी औरत से कहने लगा कि आज हम इस बकरी का चेहरा बनाकर इस दरिंदे को खिलाएंगे। बस तुम लोग कुछ भी मत बोलना और चुप करके देखते रहना कि वो दरिंदा कैसे पकड़ा जाएगा। इसलिए आप तमाम लोग आराम से सो जाइएगा। अगर हमारा ये काम कामयाब हो गया तो पता चल जाएगा कि वो दरिंदा कौन है। इसके बाद वजीर इस बकरी को लेकर घर की छत पर चला जाता है और घर की छत पर इस बकरी को बांध देता है और ऊपर छुप के इस घर से बाहर चला जाता है और वजीर जाते हुए इस बूढ़ी औरत और इसकी बेटियों से कहता है कि आप लोग आराम से सो जाइएगा। ये मत सोचिए कि आप लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचेगा। और वजीर 2 सिपाहियों को बोल देता है कि इस बूढ़ी औरत के घर के आसपास पहरा लगाओ। वजीर बूढ़ी औरत और इन लड़कियों को तमाम बात समझा देता है कि तुम्हारे घर में ऐसी कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए जिससे पता चल जाए कि हमने जाल बिछाया हुआ है। इसके बाद वजीर बादशाह के पास महल में चला जाता है। बादशाह इसी बात को लेकर काफी परेशान होता है। बादशाह वजीर से कहता है कि ऐ वजीर तुमने इस बकरी को वैसे ही पहुंचा दिया है जैसे हम चाहते थे। तो वजीर बोला कि जी बादशाह सलामत मैंने इस बकरी को वहीं पर बांध दिया है और अपने मकसद के मुताबिक मैं सारा काम कर आया हूँ। वजीर कहने लगा कि ऐ बादशाह सलामत अब आप भी सो जाइए। बादशाह कहने लगा कि मैं कैसे सो सकता हूँ, वो मजलूम औरतें हैं, इन पर जुल्म हो रहा है। मुझे ऐसे में नींद नहीं आएगी जब तक मैं इस जालिम इंसान को पकड़ के इसको सजा ना दे दूँ। बहरहाल जब आधी रात का वक्त आता है तो इस बूढ़ी औरत के घर के आसपास एक साया सा लहराता है। वो इंसान घर के छत पर आकर और छत में से वो सन में आ जाता है। बकरी ने छत पर जब किसी इंसान को देखा तो बकरी एकदम से चिल्लाने लगी। इस वक्त आधी रात का वक्त हो चुका था, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और आधी रात को बकरी की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। जो सिपाही छुप कर पहरा दे रहे थे इन लोगों को जो बकरी की आवाज सुनाई दी तो इन लोगों को पता चल गया कि घर
में कोई दाखिल हो चुका है और मकसद यही था कि इस बकरी को छत पर बांधने का, कि इस घर में जो कोई इंसान भी आएगा बकरी इसको देखेगी और बोलने लगेगी। बकरी की आवाज सुनकर सिपाही चौकन्ने हो गए। जब वो इंसान घर के कमरे में आया तो सिपाहियों को भी पता चल गया बकरी के बोलने से, और बाकी बूढ़ी औरत और इसकी बेटियों को भी पता चल गया कि बकरी बोल रही है, इसका मतलब है कि घर में कोई घुस आया है। वो भी चौकन्नी हो जाती हैं। बकरी की आवाज सुनकर सिपाहियों को भी पता चल जाता है और सिपाही घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब आने वाले इंसान ने घर में सबको जगते हुए देखा तो वो पीछे की तरफ भागने लग जाता है और पीछे से वो दो सिपाही आकर इस आदमी को पकड़ लेते हैं। इस आदमी ने अपने चेहरे पर काला कपड़ा लपेटा हुआ था ताकि इस आदमी को कोई पहचान ना सके। जब इन सिपाहियों ने इस आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाया तो वो बूढ़ी औरत और इसकी बेटियां हैरान हो गईं। बेटियों को लेकर आखिरकार सुबह हो गई। बादशाह का दरबार लगा हुआ था और वो आदमी घुटने टेक कर बादशाह के सामने बैठा हुआ था। इस आदमी के हाथों को हथकड़ियां लगी हुई थी। इस वक्त इस आदमी का चेहरा ढपा हुआ था। वो बूढ़ी औरत और इसकी 4 बेटियां भी जाती हैं। बादशाह सलामत बाकी तमाम लोगों को बाहर भेज देते हैं। अब सिर्फ वो मुजरिम बादशाह सलामत और वजीर और बूढ़ी औरत और इसकी 4 बेटियां वहाँ पर मौजूद थीं। बादशाह सलामत इस इंसान से कहने लगा कि क्यों भाई, अब इतना तो बता दे कि तुझे मेरा खौफ नहीं रहा कि जब ये तुम्हारा मुजरिम पकड़ा जाएगा तो तुम्हारी सजा मौत से कम नहीं होगी। बादशाह सलामत इन सिपाहियों से कहता है कि इस आदमी के चेहरे से नकाब हटाया जाए ताकि मैं भी तो देखूं कि मेरी सल्तनत में इतनी हिम्मत किसकी हो गई है जो इस मजबूर बूढ़ी औरत की 4 बेटियों को हमला कर दे। जब इसके चेहरे से नकाब हटाता है तो वो बूढ़ी औरत करीब आकर इसके मुंह पर थूकती है और कहती है कि ऐ दरिंदे इंसान, तुझे शर्म नहीं आई? मेरी बेटियां तेरी बेटियों की जैसी हैं, ये तेरी सगी भतीजी हैं। इनके साथ तुमने ऐसी गंदी हरकतें की हैं। जो चाचा होता है वो बाप के समान होता है। तुझे शर्म नहीं आई अपनी सगी भतीजियों के साथ ऐसा करते हुए? तूने क्या जुर्म कर दिया है? बूढ़ी औरत अपने देवर के चेहरे पर थप्पड़ मारती है और बादशाह गुस्से से कहता है कि अगर कोई गैर होता तो हम समझते तुम सगे चाचा हो, बाप की तरह हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें गैरियत नहीं आई? अरे चाचा क्या बाप क्या, इनके बाप इस दुनिया में नहीं थे और चाचा की जिम्मेदारी थी कि अपनी भतीजी का ख्याल करता, इनके रिश्तों की फिक्र करता, और तुम चाचा ही डाकू बने रहे। इसके बाद भी वो इंसान कहने लगा कि ऐ बादशाह सलामत, मैं इन लड़कियों का चाचा हूँ, ये हमारे घर का मामला है, आप हमारे घर के मामले से दूर रहो। बादशाह सलामत अपनी तलवार निकालकर इसके सर के ऊपर रख देता है और कहता है कि सच सच बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। तब इस इंसान के चेहरे पर खौफ आता है और वो बताता है कि ऐ बादशाह, हम 2 भाई थे, मेरा भाई मुझसे बड़ा था, मेरे भाई की तो शादी हो गई, इस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरा बड़ा भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मेरी बहुत फिक्र करता था क्योंकि मैं इसका छोटा भाई था। लेकिन जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई, इसकी बेटियां हुई, इसके सर पर तमाम जिम्मेदारी आ पड़ी तो मेरे भाई का ध्यान मुझ में से कम हो गया और अपने घर वालों पर ज्यादा हो गया, और तब मेरे भाई का ध्यान मुझसे हटने लगा और अब वो सारा ध्यान अपनी बीवी और बेटियों पर देता था। मेरे दिल में मेरे भाई के लिए नफरत पैदा होती गई कि मेरा भाई ऐसा क्यों करता है, और भाई से नफरत करने के नतीजे में मैं अपने भाभी और भतीजे से भी नफरत करने लगा। इसके बाद मेरा भाई वफात पा गया। जब मेरे बड़े भाई की बेटी बड़ी जवान हुई तो वो बहुत ही खूबसूरत थी। मेरा दिल इस पर आने लगा। मेरी नीयत जब खराब होने लगी तो मैंने अपनी भाभी से कहा कि आप अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दे, लेकिन भाभी ने मेरी बात ना सुनी। मेरी भतीजी जवान थी, इनकी शादियां नहीं हो रही थी, खूबसूरत भी थी। जब मैं अपनी भतीजियों को यूं देखता था तो मेरे दिल में गंदगी पैदा हो जाती थी। मेरा दिल मुझे मजबूर
तसव्वुर करता था कि मेरी खूबसूरत भतीजी है, ये बाहर जाएंगी, इनकी शादियाँ होंगी तो मैं खुद ही इनके साथ ये गलत हरकत कर लूँ। इसके बाद मेरे दिल में शैतान पैदा हो गया। मैं एक हाकिम के पास गया और इससे कहा कि मुझे कोई ऐसी जड़ी बूटियाँ दो जिसे सूंघने के बाद तमाम लोग सो जाएं और सो जाने के बाद कोई भी हरकत ना कर सके। बस इसी तरह ही तब से ही मैं वो जड़ी बूटियाँ लेकर घर की छत की तरफ से सन में आ जाता हूँ और भाभी भी और इसकी बेटियों को जड़ी बूटियाँ सूंघा देता हूँ। इनको सूंघने से वो 4-5 घंटों के लिए बेहोश हो जाती हैं और जिसके साथ मैंने बदका करनी होती थी इसके साथ बदका कर लेता था और फिर इसको इसी हालत में छोड़ देता था जैसे इसको पता ही ना चले। इसको वैसे कपड़े पहना देता और फिर मैं घर वापिस आ जाता और जब मेरी भतीजी सुबह उठती थी तो इनको मालूम भी नहीं होता था कि इनके साथ क्या हुआ है और यही काम मैं कई सालों से करता रहा था। लेकिन अगर मैं इस वक्त छत पर बकरी को देखकर समझ जाता कि यहाँ बकरी मुझे चारा बनाने के लिए बांधी गई है तो मैं वापस चला जाता। मैंने सोचा कि मेरी भाभी ने दूध लेने के लिए ये बकरी खरीदी है और छत पर बांध रखी है। मैंने इस वक्त बकरी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मेरा ध्यान तो बदका की तरफ था। इसके बाद जब वो इंसान अपना सारा गुनाह मान लेता है, अपना जुर्म तस्लीम कर लेता है तो बादशाह सलामत वजीर को इशारा करता है। वजीर अपनी तलवार निकाल कर इस इंसान का सर इसके धड़ से अलग कर देता है, जिसके बाद इसका जिस्म थोड़ी देर के लिए तड़पता है और फिर सजा के तौर पर ठंडा हो जाता है। इस तरह इस दरिंदे इंसान को, इस जालिम चाचा को सजा मिल जाती है। फिर बादशाह सलामत इस बूढ़ी औरत की तरफ देखकर कहता है कि आए अम्मा, अगर आप मुझे बता देती तो आपकी बाकी 3 बेटियों को ये दुख ना झेलना पड़ता, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि आपकी इन 4 बेटियों को वो खुशियों में दुलाएंगे जिनकी ये हकदार हैं। फिर बादशाह सलामत अपने सिपाहियों में से 4 सिपाही जो बहुत ही समझदार सुलझे हुए थे, इनको 4 सिपाहियों से इन 4 लड़कियों की शादी करवा देता है और बहुत सारा माल और दौलत पैसा भी साथ देता है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत रो कर बादशाह का शुक्र अदा करती है। ये थी एक इंसाफ पसंद बादशाह की कहानी और ऐसे दरिंदे चाचा की कहानी जो चाचा बाप की तरह होता है। इस कहानी से एक सबक भी सीखने को मिलता है कि अगर किसी पर किसी तरह का भी कोई जुर्म हो रहा है, कोई मजलूम है, तो इसको अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। अगर वो इंसान कमजोर रहेगा और बाकी दुनिया वालों के डर से खामोश रहेगा तो दुनिया इसको नोच कर खा जाएगी। नाजरीन, आज का वाकया आपको जरूर पसंद आया होगा। नाजरीन, इस्लामिक वाकया सबक अमवाज कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें। अपने प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज।